Hello everyone. Now let's see the next developmental process in the formation of seed in post-fertilization changes in flowering plant. The next process is the development of embryo from zygote. हमने देखा है कि कैसे एंडोस्पर्म पहले तैयार होता है from triploid pen, the result of triple fusion in double fertilization. ट्रिपलेट पेन जो सेल था इट वॉज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस. उसी तरीके से फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी. दैट फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल which is present towards micropylar end. So I have drawn a small embryo sac here in ovule. So this embryo sac has a micropylar end and a chalazal end. The micropylar end has 3 cells, egg cell and 2 synergids. Synergids undergo degeneration because their work is done over. They have released attractant for pollen tube attraction. और उसके बाद पोलन ट्यूब जैसे अंदर आ गई मेल गैमेट्स रिलीज होने के बाद सिनर्जिड्स अंडरगो डीजनरेशन. याद रखो कि किसके साथ में क्या होता है. तो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स यहाँ पे डीजनरेट हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. एंटीपोडल्स विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एंडोस्पर्म एंड सिनर्जिड्स अंडरगो डीजनरेशन. नाउ ओनली 2 cells remain inside the embryo sac. Of the 2 cells, first cell pen will undergo development to form endosperm. We have seen that development of endosperm in previous lecture. Now how this egg cell, it undergoes first fertilization and forms a diploid zygote. First fertilization में zygote बनता, male gamete fuses with female gamete, it is called first fertilization और syngamy. तो हमारे हाथ में zygote आया था, it is a diploid cell. This zygote now undergoes cell divisions, mitotic divisions in a well established manner in a fixed pattern to form the embryo of that seed. तो इसके लिए अब हमको क्या देखने का, zygote से हम बात करेंगे. zygote के आगे कैसे उससे एम्ब्रियो तैयार होता, एम्ब्रियो क्या रहता. तो तुमको मैं फिर से एक बार बता देता. अगर तुमने शेंगदाने का जो कोई भी रहेगा तुम्हारा ग्राउंड नट, ठीक है, शेंगदाने जो रहेंगे तुम्हारे मूंगफली के दाने, तो उन मूंगफली के दानों को जब तुम निकालते हो, उसके जब तुम कवरिंग रहती है रेड कलर की ऑरेंज कलर की, वो कवरिंग जब तुम हटाते तो 2 कॉटिलिडॉन्स निकलते, 2 टुकड़े, और उसके बीच में एक छोटा सा हेड जैसा एक पॉइंटेड एक टिप रहेगा, वो अलग निकल सकता. दैट इज द एम्ब्रियो ऑफ दैट सीड. एंड द 2 parts दैट यू ईट, दे आर द कॉटिलिडॉन्स ऑफ दैट ग्राउंड नट. तो वो जो हेड छोटा सा उतना सा टुकड़ा है वो पूरा, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. इट हैज द कैपेसिटी टू जनरेट अ न्यू प्लांट. उसमें से पूरा नया प्लांट तैयार हो सकता, उससे रूट्स भी आ सकते, शूट भी आ सकता. तो हमको वो वाला हिस्सा तैयार करना है सीड का, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. दैट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द zygote. zygote इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. तो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो zygote से शुरू होगा. सो वी आर स्टडिंग विच पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब तैयार होना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote, ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनी. जेनी मतलब वापस से सिंथेसिस. अगेन द प्रोसेस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote. इतना ही उसकी डेफिनेशन बने. ओके, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है. व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, that fertilized egg now becomes zygote, and that zygote undergoes various cleavages, divisions, and it forms a shape, an embryo. That embryo will grow. It will not have any organ till some months of pregnancy. उसको हाथ पैर जब आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद एक यंग बेबी जैसा दिखाई देगा वो. उसके बाद अपन उसको इन्फेंट बोलने लगेंगे. बर्थ होने के टाइम पे इन्फेंट बोलेंगे, फिर बेबी बोलेंगे उसको बाद में. अनलेस जब तक उसको कोई ऑर्गन्स नहीं आते, एक इरेगुलर शेप का वो मास ऑफ सेल्स रहता जब, तो उसको अपन एम्ब्रियो वर्ड यूज करेंगे. यहाँ पे भी वो प्लांट जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें से प्लांट तैयार हो सकता. ऐसा एक सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे तैयार होगा, मास ऑफ सेल्स तैयार होगा. दैट मास ऑफ सेल्स दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम zygote इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. तो हम शुरू करेंगे zygote से. अब इसमें कुछ स्टेजेस है, डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस है. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मतलब विकास वाली बायोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे होता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बीट भी है, लेकिन
जैसे मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से याद करो, लिख के निकालो। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, स्टेप वाइज वो एज इट इज लिख के निकालो। वैसे मैं तो एक पेज की फोटो डालने वाला हूँ आपको, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो एज इट इज अगर आपने पॉइंट वाइज लिख भी लिए सो दैट इज ऑल्सो इनफ, क्योंकि वो आपको करना है। लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एंजियोस्पर्म। अब होता क्या, आपको नीट में भी इसके स्टेप वाइज मैनर में पूछ सकते हैं, विच आर द करेक्ट स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कल हमने एंडोस्पर्म बनाया था, उसमें बस एक पॉइंट ऐड कर लो। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, वी हैव नॉट डिस्कस दैट पॉइंट, बट यू नो दैट एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिशियस इन फंक्शन बिकॉज इट गैदर्स, इट स्टोर्स फूड न्यूट्रिएंट्स एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एंडोस्पर्म थोड़ा सा तैयार हो जाता है, आफ्टर दैट ओनली एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल स्टार्ट, because now embryo will start utilizing that stored material of that endosperm. अब एंडोस्पर्म में का मटेरियल यूज हो रहा है, एम्ब्रियो इज यूटिलाइजिंग दैट मटेरियल, मीन्स व्हाट, दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। आइदर द एंडोस्पर्म विल बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, आइदर the endosperm is completely utilized by developing embryo, एम्ब्रियो पूरा ही एंडोस्पर्म खा जाएगा। तो हो सकता कि मैच्योर जो सीड रहेगा उस सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा ही नहीं, ये पहली केस। एंडोस्पर्म गेट्स टोटली disappeared due to consumption by the developing embryo. That seed will be without endosperm and we will call that seed as non-endospermic seed, non-endospermic seed. Okay, जैसे also known as X albuminous seed. So that seed, for example, pea, तुम्हारा pea हो गया, groundnut, your groundnut, beans. So that are the seeds there in which the embryo consumes all the endosperm during its development. तो इनमें अपने को एंडोस्पर्म दिखाई नहीं दे, तो ऐसे सीड्स को क्या बोलेगा, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, non means absent, also known as X albuminous. Albumin is a protein that is found in generally endosperms, so that albumin is absent, so hence it is called X albuminous seed. जबकि कुछ सीड्स ऐसे रहते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती लेकिन फिर भी उनमें एंडोस्पर्म बच जाता, जैसे कि कोकोनट में हमने देखे थे, लिक्विड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट एज वेल एज सॉलिड एंडोस्पर्म इज आल्सो प्रेजेंट. न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज लिक्विड वाटर, कोकोनट वाटर, एंड white kernel, edible part of coconut represents cellular endosperm. So that endosperm when it is present, so that seed is known as endospermic seed, also known as albuminous seed. Example, your wheat, jowar, bajra, your cereal crops, rice, coconut. So these are the examples of seeds having endosperm. इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फुल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इन सीड्स में परसिस्टेंट बाद में भी हमेशा एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. ये बचे वाला एंडोस्पर्म ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन काम में आएगा. सीड जब जर्मिनेट होगा सो दैट सीड विल यूटिलाइज द स्टोर्ड फूड फ्रॉम दिस एंडोस्पर्म एंड इट विल ग्रो एंड इट विल जर्मिनेट. तो इस तरीके के एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहने और नहीं रहने के ऊपर से दो टाइप्स है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. वैसे तो कल का बीट है ये, कल के इसमें ऐड कर लो, लेकिन यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेवेंस एम्ब्रियोजेनेसिस से. एम्ब्रियो खुद की डेवलपमेंट के टाइम पे या तो पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेगा या थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाएगा. अगर पूरा यूटिलाइज कर लेता है एंडोस्पर्म बाय एम्ब्रियो, so that seed will be without endosperm, it is called non endospermic seed. And if endosperm persists, remains even after the development of embryo, that seed is known as endospermic seed. Okay, तो आपको एक एमसी वहां पे क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट अबाउट वेदर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीरियल्स. ऐसा आपको एंडोस्पर्म के पैसेज में एंडिंग में क्वेश्चन मिलेगा. यस, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन व्हीट, राइस, ज्वार, उनमें प्रेजेंट रहता. मक्का वगैरह, मेज वगैरह में भी अगर आप मेज सीड का डायग्राम अगर देखेंगे उसमें एल्यूरॉन लेयर था और अंदर पूरा एंडोस्पर्म था. सो दैट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीरियल्स और मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म. अभी एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा
टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब ग्रोथ कैसे होती और डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती, नाउ लेट्स सी दैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द जाइगोट। ओके, ये पॉइंट होने के बाद नाउ डायरेक्टली कम टू द मेन पॉइंट। Zygote is the result of first fertilization. It is produced at the micropylar end. It is produced at the micropylar end. अगर आप देख रहे हो, so micropylar end और ये चलाज़र है। अब ये दोनों एंड्स को बहुत गौर से ध्यान में रखो, क्योंकि ये दोनों एंड्स को पकड़ के इनको अपन एज अ रेफरेंस पॉइंट बोल के यूज करने वाले, और इनके ऊपर से ही हम बेजल और अपाइकल पैटर्न वाला जो स्टडी करने वाले, बेजल सेल अपाइकल सेल नाम रखने वाले। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास में जाइगोट प्रेजेंट है। ओके, एंड दिस इज द चलाज़र। अगर मैं इसको ऐसी एज इट इज उठा के बाहर लूं, सो दैट जाइगोट विल बी प्रेजेंट हियर। दिस इज द जाइगोट। ये कौन सा एंड हो जाएगा उसका, माइक्रोपाइलर एंड, और ये ऊपर वाला कौन सा एंड हो जाएगा, चलाज़र एंड। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस जाइगोट? फर्स्ट स्टेप, दिस जाइगोट फर्स्ट डिवाइड, जाइगोट फर्स्ट डेवलप्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। It develops a thick wall around itself and it becomes oospore. Zygote develops a thick wall around itself and it becomes oospore. So first step is wall formation around zygote. बन गया oospore. This oospore, again these are the two ends, micropylar end, this is the chalaza end, micropylar pole और chalaza pole, दोनों poles उसके ध्यान में रखो। This oospore will undergo mitotic division, one mitosis। यहाँ पे एक माइटोसिस करो कंप्लीट। अच्छा, मियोसिस तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? दिस इज सेकंड स्टेप। मियोसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोई गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं है, अब सिर्फ ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट करने की, सो इट विल इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस। तो ये जितनी भी डिवीजन है पूरी माइटोसिस होगा। मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ, ये बात समझ सकते हो। So oospore will divide by mitosis to produce two-celled pro-embryo. क्या बनाएगा वो? Two-celled pro-embryo. That two cells involve the basal cell and the apical cell. Basal cell and the apical cell. Basal cell is larger in size and apical cell is smaller in size. Basal cell और apical cell दो सेल बने। बेजल, इसको बोलते हैं बेजल अपाइकल पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको? बेजल अपाइकल। क्योंकि दो सेल बन रहे जिसमें एक लार्ज सेल है बेजल सेल और ऊपर वाली सेल अपेक्स वाली छोटी। अच्छा, बेजल सेल कौन से एंड पे प्रेजेंट रहेंगी? कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड के चलाज़र एंड। नीचे वाला कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला कौन सा एंड है? चलाज़र एंड। सो बेजल सेल इज प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, इट इज लार्जर इन साइज। Apical cell is present at chalaza end, it is smaller in size. Other names of basal and apical cells. Basal cell is also known as suspensor initial cell, suspensor initial cell, and apical cell is also known as embryonal initial cell. Suspensor initial cell और ऊपर वाली सेल को क्या बोलेगा? Embryonal initial cell। क्योंकि इससे सस्पेंसर नाम का एक स्ट्रक्चर अपन बनाने वाले हैं। वो सस्पेंसर से क्या होगा? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। वो सस्पेंड करके रखेगा, लटका के रखेगा पूरे एम्ब्रियो को, और न्यूट्रिशन खींच खींच के जमा करके ऊपर भेजते जाएगा। कैसे क्या बाद में देखते, लेकिन इससे सस्पेंसर बनने वाला है। तो ये इनिशियल सेल है विच विल फॉर्म सस्पेंसर। और एक्चुअल एम्ब्रियो जो रहेगा, दैट एम्ब्रियो विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अपाइकल सेल। तो इसके लिए अपाइकल सेल का दूसरा नाम क्या रखा है? एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, और दिस सेल इज आल्सो नोन एज सस्पेंसर इनिशियल सेल। ये कौन से एंड पे है? माइक्रोपाइलर। ये कौन से एंड पे है? चलाज़र। क्लियर? नाउ सिंपली डिवाइड दैट सेल्स बाय माइटोसिस। पहले सस्पेंसर कैसा बनता, सस्पेंसर नाम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देखते हैं अपन। फिर अपन एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर जो रहेगा ऊपर की सेल से बनने वाला स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू दैट बेसल सेल? This basal cell or suspensor initial cell, it divides by 3-4 divisions in linear pattern, and that develops produces a 6 to 10 celled structure or 8 to 10 celled structure. कितने सेल्स? 8 to 10 celled structure। ये देखो यहां से यहां तक का। This structure is known as suspensor. This structure is known as suspensor, 8 to 10 celled structure।
Okay, 6 to 8, 8 to 10 कोई प्रॉब्लम नहीं. So 8 to 10 cell structure. That structure consists of a lowermost largest cell which is swollen and it is called haustorium. Lowermost largest cell, it is swollen cell and it is called haustorium because it stores the absorbed food into it. Haustorium meaning उसमें जा रहा स्टोर करने का घर, स्टोरेज वाला सेल. So it will store nutrients, it will store material, food nutrients into it. Then there are 5-6 cells present one above the other and the last cell, देखो मैंने उसको डार्क किया हुआ है ब्लू कलर से. This last cell of suspensor towards the chalazal end is known as hypophysis. Okay, is known as hypophysis. अब ये हो गया. So this is the suspensor. हाइपोफाइसिस से लेके हॉस्टोरियम के बीच में का जो पूरा एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा, जस्ट लाइक अ रो ऑफ सेल्स, अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर. सो दैट फिलामेंटस, इट इज फिलामेंटस इन शेप. सस्पेंसर का शेप एमसीक्यू में पूछे, इट इज फिलामेंटस इन शेप. दैट फिलामेंटस रो ऑफ सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बेसल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड is known as suspensor cell. Suspensor. Okay. What is the function of suspensor? It absorbs nutrients. देखो कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, ये हटाएगा. यहाँ पे क्या चलता, वो जो सस्पेंस हॉस्टोरियम में यहाँ पे रहेगा, उधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के सेल्स रहेंगे और ऊपर एम्ब्रियो ग्रो. तो ये जो आजू बाजू के सेल्स है इनमें से न्यूट्रिशन सस्पेंसर एब्जॉर्ब करते जाएगा. दैट न्यूट्रिशन विल बी will be transported to developing embryo. ऊपर के सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं. तो ये रूट रहेगा, रास्ता रहेगा, इसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ जाए. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर. व्हाट अबाउट द अपर सेल? द अपाइकल सेल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, इट अंडरगोस 3 सक्सेसिव डिविजन्स. एक सेल है, एक सेल में 3 सक्सेसिव माइटोसिस करो. कितने? 3 माइटोसिस. तो पहला माइटोसिस होगा तो एक के कितने होंगे? 2. 2 के कितने होंगे? 4 दूसरे माइटोसिस के बाद. और तीसरे माइटोसिस के बाद 4 के डबल कितने हो जाएंगे? 8. हाउ मेनी माइटोसिस? अपाइकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोस 3 माइटोटिक और माइटोसिस टू प्रोड्यूस. कितने सेल्स बन रहे हैं? 8 सेल्ड स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 6 7 8 celled structure known as octant embryo. Known as octant. देखो octant है क्या उसमें? octant मतलब क्या? octa मतलब 8. पहले क्या हुआ था? एक सेल थी, एक के बने 2 celled. It is called proembryo. proembryo के फिर क्या करें? octant stage लाए. octant stage. Okay, that octant stage is produced from upper cell, apical. octant stage और suspensor. समझ में? कुछ भी नहीं, माइटोसिस करने का और बस स्टेजेस याद रखने. 1 के 2, 2 के फिर 8 और नीचे 8 से 10. 8 वाला अपर ऑक्टेंट एम्ब्रियो. इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास बिकॉज इट विल अपीयर लाइक अ ग्लोब. गोल गोल दिखाई देगा. अगेन इट विल डिवाइड, कीप ऑन डिवाइडिंग और डिवाइड होते जाएगा और गोल दिखाई देगा. सो इट विल अपीयर लाइक अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो. सो दिस ऑक्टेंट के बाद की स्टेज कौन सी रहेंगी? ग्लोबुलर एम्ब्रियो. और ज्यादा डबल हो जाएंगे सेल्स. ठीक है. ग्लोबुलर एम्ब्रियो विल अगेन डिवाइड. It will keep on dividing. It will appear like a heart-shaped embryo. देखो वाला थोड़ा सा हार्ट शेप दिख रहा. हार्ट शेप. अरे वो काजू के बिस्किट, हार्ट वाले बिस्किट कौन से आते हैं? वो हमारे हार्ट्स उसमें आता ना, वो बिस्किट के जैसे दिख रहे. देखो, राइट. सो हार्ट शेप तुमको स्टेजेस याद रखने की है. इसके लिए मैं इस शेप्स बोल रहा तुमको. पहले के लोग 2 सिंगल सेल, सिंगल के बाद 2 सेल, 2 सेल प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो के बाद में ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बाद ग्लोबुलर, ग्लोबुलर के बाद में हार्ट शेप और अल्टीमेटली ये. और नीचे का वैसे चलता है, ये नहीं ग्रो होता, ये सिर्फ न्यूट्रिशन दे सप्लाई करता है. सस्पेंसर उतना ही रहेगा, सस्पेंसर को बढ़ाने का नहीं, बस ये हार्ट शेप एम्ब्रियो को ग्रो करो. अब इसकी ग्रोथ देखो कैसी होती है. हार्ट में 2 एंड्स है, ये 2 अपेक्स दिख रहे हैं यहाँ पे. एंड दिस इज अ नॉच लाइक डिपनिंग इज हियर. खड्डा दिख रहा है पे. तो ये जो है ये इस तरीके से ग्रो होके बाहर जाता. देखो बोला यहां से इस तरीके से होके बाहर आया. इसको इलांगेट करो ऐसा नीचे की तरफ और इसको इलांगेट करो इधर से. दिख रहा? ओके, थोड़ा सा गौर से देखो बस.
ये एक पट्टी, ये दूसरी पट्टी। पहले उसको स्ट्रेट करो, इसको स्ट्रेट करो और दोनों को भी टर्न कर दो ऐसे। ओके, और ये नीचे वाले मास को और बढ़ा दो थोड़ा सा, तो इतना बड़ा गैप दिखाई देगा। ओके, और अंदर जो फिर सेल्स बचा ले रहेंगे, ये सेल्स और डिवाइड होते जाएंगे एंड दे विल फॉर्म एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दीज आर द टू कॉटिलिडॉन्स। और अंदर ये जो पूरा सेंटर वाला बचा वाला है, ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस को दो पॉइंट्स रहेंगे, एक अंदर पॉइंट रहेगा और एक बाहर रहेगा दिखते वाला। दिस विल बी द प्लीम्यूल, जो बाहर की तरफ निकले वाला रहेगा, दैट विल बी द प्लीम्यूल। वो दोनों कॉटिलिडॉन्स के बीच से बाहर निकले वाला रहेगा और रेडिकल अंदर ही रहेगा कॉटिलिडॉन्स के। ठीक है, फिर प्लीम्यूल ये एंड है, यहां से लेके प्लीम्यूल से कॉटिलिडॉन्स तक का जो हिस्सा है, यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करो। अगर ग्राउंड नट का सीड याद आ रहा होगा तो ग्राउंड नट का सीड जो था उसका ऐसे था, प्लस तुम्हारा जो सीड एम्ब्रियोनल एक्सिस था वो एक्सिस ऐसा और सीड ऐसा छुपा वाला। सो ये टिप को बोलने का प्लीम्यूल, राइट। दीज आर द टू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, ये प्लीम्यूल, अंदर छुपा वाला ये जो एंड है रेडिकल। सो प्लीम्यूल से रेडिकल तक जो पॉइंट पूरा स्ट्रेट बन रहा, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स अटैच है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट नोड। The point where two cotyledons are attached is known as first node. तो इसके फिर इस तरीके से कवर करता, radical is hidden but plumule is exposed. Okay, plumule से लेके first node तक का region it is present above the cotyledons. Plumule से लेके first node it is present cotyledons के ऊपर present है. This is cotyledon, इसके ऊपर का हिस्सा it is called epicotyle. And the region below cotyledon, ये वाला region, this white colored part, from first node to radical, first node up to radical, ये जो हिस्सा बच रहा, it is called hypocotyle because it is present below the cotyledon, cotyledon के नीचे, right? So just like that, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, so this point is plumule, इतना हिस्सा हो जाएगा, ये cotyledon यहाँ तक है for example, so it will be the epicotyle क्योंकि कॉटिलिडॉन के ऊपर का हिस्सा है और ये पूरा कॉटिलिडॉन के नीचे का हिस्सा है, इट इज कॉल्ड हाइपोकॉटाइल। मतलब सेल्स इतने डिवाइड होंगे कि एपिकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे एंड द एम्ब्रियो विल अपीयर लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। मैच्योर एम्ब्रियो जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, हॉर्स शू शेप, लाइक घोड़े के पैर में जो नाल ठोकते हैं उसके जैसे कोई कर्व स्ट्रक्चर है। So this will appear like a horseshoe shaped structure. It is called mature embryo or horseshoe shaped embryo. Okay, तो इस तरीके से simply mitotic divisions carry out करने के और ये structure बना। Okay, this is in case of dicot. ये दो cotyledons बने in case of dicot. What happens in case of monocot? Let's see it. But before that, let's revise in 2 minutes. होता कैसे पूरा डेवलपमेंट, मैं बोल रहा हूं एक बार, लिख के रख सकते हैं एज इट इज, या फिर मैं तुमको जो फोटो दे रहा हूं वो भी लिख लिए तो चलेगा। स्टार्ट विथ जाइगोट विच इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इट डेवलप्स अ वॉल अराउंड इटसेल्फ एंड इट बिकम्स oospore. This oospore undergoes mitotic division, divides mitotically to produce two-celled proembryo having two cells, a larger basal cell also known as suspensor initial cell and a smaller chalazal cell, apical cell also known as embryonal initial cell. The suspensor initial cell divides mitotically to produce a filamentous row of cells known as suspensor having a largest lowest cell, it is solan known as haustorium, and apical in suspensor there is a last chalazal cell known as hypophysis. The function of suspensor is to absorb nutrients and to supply it to the embryonal mass मतलब cells का group. What happens with the apical cell or the embryonal initial cell? Apical cell or embryonal initial cell undergoes mitotic divisions to form, first of all it undergoes 3 successive mitotic divisions to form octant stage of embryo that divides to form globular embryo, and then again it divides to form heart shape, and ultimately it divides to form horseshoe shaped mature embryo containing radical, plumule, embryonal axis,
epicotyl, hypocotyl and 2 cotyledons or 1 cotyledon depending upon dicot or monocot. Okay, so thus a mature embryo is developed here. बस फर्क क्या आता मोनोकॉट में, अगर मोनोकॉट का सीड आपको याद आ रहा, सो दिस इज डन, यहाँ पे आंसर ही होगा। मैं तुमको मोनोकॉट में क्या अलग रहता वो बता रहा। इन मोनोकॉट ओनली 1 cotyledon is present, इन मोनोकॉट ओनली 1 cotyledon is present। तो ये जो सीड बन जाएगा तो वो कैसे बन जाता, मैं यहां ड्रॉ करता थोड़ा डिफरेंस के, जैसे तुमको ध्यान में भी आएगा। इन केस ऑफ मोनोकॉट only 1 cotyledon is present and that cotyledon is called scutellum. That cotyledon is called scutellum. This is cotyledon. Shield like, covering like गेहूं वगैरह कोई भी मोनोकॉट सीड ले लो तो एक सिंगल cotyledon है, it is called scutellum. It is the cotyledon in monocots. That scutellum covers the plumule containing leaf primordia. ये देखो, ये जो ब्लैक कलर तुमको डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में भी, ये लीफ प्रीमॉर्डिया, यहाँ पे इपीब्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर है। ओके, लीफ प्रीमॉर्डिया। मतलब ये आगे जाके जब ये खुलेगा इस तरीके से तो ये पत्तियां बन के, घास की जैसी पत्तियां बन के बाहर आएंगी। दिस विल बी द अपेक्स, इट इज द प्लूम्यूल। यहाँ पे कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे रूट रहेगा, दिस विल बी योर रेडिकल, दिस इज द प्लूम्यूल। यहाँ पे जो नीचे कवरिंग, एक शील्ड लाइक कवरिंग, इट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। इट विल एक्ट एज रूट कैप, इट विल एक्ट एज रूट कैप। सो कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग प्रेजेंट ऑन प्लूम्यूल, पी से याद रख सकते प्लूम्यूल। कोलियोराइजा, राइजा मतलब रूट्स, रूट्स अराइज फ्रॉम रेडिकल, सो इस तरीके से याद रख सकते राइजा। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा। सो हियर द फूड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से मोनोकॉट का सीड भी ऐसे ही तैयार हो। ओके, ऑक्टेंट स्टेज जो अपन ने देखे, ऑक्टेंट स्टेज, वहां तक का डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम रहेगा। क्या बोल रहा मैं लाइन, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल ऑक्टेंट स्टेज इज सेम इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज इन डाइकॉट। ऑक्टेंट के बाद ग्लोबुलर बनता, ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप और उसके बाद में बनता हॉर्सशू शेप इन डाइकॉट। लेकिन उसके बाद मोनोकॉट की बात करें तो ऑक्टेंट के बाद ग्लोबुलर वगैरह बन के इस तरीके की कवरिंग आती, शील्ड आ जाती। और जो तुम्हारा प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल लैटरल साइड पे देखो, एक साइड में चलेगा, ये कॉटिलिडॉन है और ये एक साइड में प्लूम्यूल, एक साइड में कॉटिलिडॉन चलेगा। लेकिन डाइकॉट में क्या होगा, दोनों कॉटिलिडॉन से, सी ये दोनों कॉटिलिडॉन से, इन दोनों कॉटिलिडॉन्स के बीच में टर्मिनल पार्ट पे प्लूम्यूल आ गया। सो डिफरेंस क्या याद रखने का तुमको डेवलपमेंट में, प्लूम्यूल इज टर्मिनल, प्लूम्यूल इज टर्मिनल इन डाइकॉट एम्ब्रियो एंड प्लूम्यूल इज लैटरल इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। प्लूम्यूल इज टर्मिनल इन डाइकॉट एम्ब्रियो, दिख रहा टर्मिनल एक पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे एक कॉटिलिडॉन गायब कर दिए तो वो टर्मिनल ना होके क्या होता है, इसके बाजू में आ जाता, तो इसके बाजू में दिख रहा, तो उसका मतलब वो क्या होगा, बाजू में आ गया, मतलब लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। सो द प्लूम्यूल इज लैटरल इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। बस इतना ही डिफरेंस याद रखने का। दूसरा डिफरेंस क्या है, देयर आर 2 cotyledons इन दिस एम्ब्रियो एंड there is only single large shield like scutellum or the cotyledon in monocot. 2 cotyledon, एक। So what is the difference in the embryogenesis in monocot and dicot? या dicot and monocot. In dicot, plumule is terminal and 2 cotyledons are there. In monocot, plumule is lateral and only 1 cotyledon is there. Finished. समझा? So this is the development of embryo in first we have seen dicot and then we have compared it in monocot. ऑक्टेंट तक की सबकी स्टेज सेम रहती। आसान है, घबराने का बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से करो। लेकिन तो 2 दिन दो ये बीट को, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करो, दिस इज इंपॉर्टेंट।
सो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फिनिश हुआ। इस तरीके से सीड का वो जो पॉइंटेड टिप हमने देखा था ग्राउंड नट का, वो इस तरीके से तैयार होता है, उसके पार्ट्स इस तरीके से डेवलप होते। अच्छे से करो ये बीट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता लेकिन है आसान, बस उसके स्टेप्स याद रख लो, अलग अलग स्टेजेस पूछ सकते। एक बार स्टेजेस नोट करके वर्टिकली अगर आपने लिख के निकालिए तो भी मैं आपको लिख के दे देता, फिर भी एक बार, व्हाट आर द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर embryo in dicot। so the stages are from zygote, zygote के बाद में टू सेल्ड, पहले zygote के बाद में oospore, आप स्टेजेस, oospore के बाद में the two celled proembryo, टू सेल्ड के बाद में 8 celled octant embryo, 8 celled के बाद में globular embryo, ग्लोबुलर के बाद में हार्ट शेप्ड, और अल्टीमेटली हार्ट शेप्ड के बाद में हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। क्लियर? सो दीज आर द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्स शू शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट में उसका शेप इस तरीके से वर्टिकल रहेगा, तो उसमें कोई शेप स्पेशली हॉर्स शू शेप वगैरह डालने की जरूरत नहीं। सो दस seed contains two main important parts, the endosperm and the second part is the embryo। okay, इसके बाद बचा क्या? micropyle of your ovule gets converted into micropyle of seed। ये कोई अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो सीड रहेगा तुम्हारा, जैसे कि बीन्स में देख सकते हैं अपन, यहाँ पे एक ओपनिंग रहती छोटी सी, तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल ऑफ सीड, प्लस जहां पे वो अटैच रहेगा सीड to the wall of ovary, so that is stalk is known as funicle। the stalk of ovule gets converted into stalk of seed, funicle of ovule gets converted into funicle of seed। और ये जो फिर यहाँ से निकल जाने के बाद, काड़ी निकालने के बाद यहाँ पे एक स्कार जैसा दिखाई देगा, एक खड्डा दिखाई देगा जहाँ पे चिटकाला था, टूटने के बाद, वो काड़ी टूटने के बाद में सीड को एक निशान रह जाएगा, a scar present on the seed which represents its attachment, point of attachment with the फ्रूट। तो ये जो स्कार दिखाई देगा इट इज कॉल्ड हाइलम, क्योंकि ओव्यूल की जो बॉडी थी, दैट बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू दिस, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ फ्यूनिकल इट इज कॉल्ड हाइलम। तो वैसे जब ये सीड बन जाएगा, ये फ्यूनिकल और आजू बाजू फ्रूट रहेगा पूरा, तो जब ये काड़ी टूट जाएगी तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अपने को दिखाई देगा in the form of a scar on that seed, एक निशान दिखाई देगा, that scar represents hilum of ovule, it is called hilum of seed। the opening of ovule, ये जो opening थी, this opening of ovule is called micropyle, यहाँ से pollen tube अंदर गई थी, it gets converted into micropyle of seed, it remains as it is, it will act as the point of entry for water during germination of seed। तो इसमें से पानी अंदर जाएगा, वो पानी अंदर जाके यहाँ पे पहुंचेगा, इसके अंदर पूरा रेडिकल प्लूमन का हाइड्रेशन होगा, और फिर उसमें से सीड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, रेस्पिरेशन स्टार्ट करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सेल डिवीजन स्टार्ट होके प्लूमन विल ग्रो इनटू शूट सिस्टम एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम। सो 10 पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में फॉर्मेशन ऑफ सीड पूरा कंप्लीट हो गया। We will see formation of fruit in a short lecture with some additional points of this chapter, apomixis, embryony, polyembryony, seed viability, कुछ short bits हम next lecture में डिटेल में डिस्कस करेंगे।